नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में राहुल संस्कृतन के यात्रा वृत्तांत की भाषा और शैली को स्पष्ट कीजिए। तो ये लास्ट है। तो तिब्बत के पथ पर इस यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली, जैसा कि भाव पक्ष किसी रचना की आत्मा होती है, तो भाषा और शैली उस रचना का कलेवर या बाहरी पक्ष होता है। जिस प्रकार आत्मा के निवास के लिए शरीर का होना आवश्यक है, उसी प्रकार रचना के भाव पक्ष की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उसकी भाषा और शैली का सुदृढ़ और उत्कृष्ट होना आवश्यक है। तिब्बत के पथ पर राहुल संस्कृतन जी का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, जो उनकी तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश है, और इस अंश के आधार पर उनकी भाषा शैलीगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भाषा। तो जैसे भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उन्होंने काफी भाषाओं का ज्ञान था, भोटिया और हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो उपयुक्त यात्रा वृत्तांत की भाषा सरल, सहज, रोचक, खड़ी बोली है। भाषा प्रसंगानुकूल है, भावानुकूल है, भावों के अनुकूल है। भाषा में एक प्रभावमयता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उपयुक्त यात्रा वृत्तांत का भाषा संबंधी उदाहरण है, जैसे सवेरे फिर उतराई शुरू हुई, यहाँ नदी पर लोहे का झूलने वाला पुल था, आम आदमी होने से यहाँ चट्टी की दुकानें थी, खाने की और कोई चीज तो न मिली, हाँ आग में भुनी मछलियां मिली। चढ़ाई फिर शुरू हुई, शाम तक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम तमगणों के गांव में पहुंचे और वहां रात बिता। गुरु को ओढ़ने के लिए 2 आदमी लेकर, जो गुरु था, जो दलाई लांबा जी था, उसको ढोने के लिए, वो बहुत भारी था, उस पर चढ़ा नहीं गया, तो उस गुरु को 2 आदमी पालकी में बिठाकर ले गए और फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा और पार करना पड़ा, फिर उतराई शुरू हुई। शब्द भंडार। जैसा कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग। तो किसी रचना के संदर्भ में शब्द भंडार से अभिप्राय उस रचना के विभिन्न स्त्रोतों से व्यवहारात हुए शब्दों से होता है। तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अधिकांश स्थलों पर तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। रचना में तद्भव शब्दों की बहुलता है। उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में शब्द भंडार इसका उदाहरण है, जैसे गृहपति ने लांबा को आसन दे दिया, साथी ने भात बनाया, रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिला और 12 बजे बाद दूसरा डांडा फिर पार कर लिया और हम काठमांडू से कुती जाने वाले रास्ते पर थे। इस रास्ते पर ऊपर से जाने वाला, नीचे से एक दूसरा भी रास्ता था, लेकिन वह बहुत गर्म है। आगे है वाक्य विन्यास। वाक्य जैसे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। तो किसी भी रचना के संदर्भ में वाक्य विन्यास से अभिप्राय उसमें व्यवहारत वाक्यों के आकार प्रकार से होता है। तो उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अधिकांश स्थलों पर सरल, सहज, संक्षिप्त, रोचक वाक्यों का प्रयोग किया है। अर्थ के आधार पर साधारण वाक्यों का प्रयोग किया है। कुछ स्थलों पर संयुक्त, मिश्रित वाक्यों का भी प्रयोग किया। यात्रा वृत्तांत के वाक्य विन्यास के उदाहरण इस प्रकार हैं। 6 घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। मोटी जंजीर से बंधे कुत्तों ने कान के पर्दे फाड़ना शुरू कर दिया, यानी कि भौंकना शुरू कर दिया था। जो गृहिणी थी, गृहिणी ने कुत्तों को दबाया। तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए। डेरा क्या था कि चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था, जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछौने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। अगला है भाषा शक्ति, शब्द शक्ति। जैसे 3 प्रकार की होती है, विद्या, लक्षणा, व्यंजना। और
शब्द शक्ति से अभिप्राय शब्द में निहित उस शक्ति से होता है जिसके माध्यम से कोई शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और जहां तक उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त शब्द शक्ति का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत में अधिकांश स्थलों पर अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग था। एक दो स्थलों पर जहां लेखक ने अपने भय का वर्णन किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे हवलदार ने जाकर के कप्तान को खबर दी, उन्होंने सूबेदार को भेज दिया और उसने आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू कर दिया। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे मैं अवश्य दिनों तक बीमार सा मालूम पड़ता। बरसक मैं अपने मुंह को उसके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी आई। रिचेन ने कहा, इसका नाम खुन्नू छब्बड़ है। सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया, पेट भरकर सांस ली। तो इस प्रकार लेखक को वहां पुलिस पोस्ट यानी कि फौजी पोस्ट से छुटकारा मिला और तिब्बत में चला गया। लास्ट है संवाद। संवाद के द्वारा होती है बातचीत। हालांकि यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विद्या है जिसमें भाषा यदि विवरणात्मक भी हो तो पाठक उसे सहज ही ग्रहण करता है, और परंतु इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने चुंगी वाले रिचेन वे स्वयं के संवादों द्वारा अभिव्यक्त को और भी रुचिकर बना दिया है। उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त संवाद अत्यंत संक्षिप्त, सरल, नाटकीय, पात्रानुकूल है। यात्रा वृत्तांतों में संवादों का दृष्टि इस प्रकार है। हमारे लांबा पीछे आ रहे हैं। चुंगी वालों ने पूछा, लांबा कहाँ से आते हो? हमने बतला दिया कि तीर्थ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। रिचेन ने कहा, अब हो गया न काम खत्म। इसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि फौजी चौकी आगे है। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आगे है। लास्ट है इसकी भाषा शैली। तो शैली का तरीका या वह ढंग होता है जिसके माध्यम से कोई रचनाकार अपनी बात कहता है। तो उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में लेखक ने मुख्य रूप से आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो आत्म कथात्मक स्वयं के बारे में लिखी है। तो आत्म कथात्मक शैली के अंतर्गत उपयुक्त यात्रा वृत्तांत में विवरण यानी कि विवरण दे रखा है। व्यंग्यात्मक, संवादात्मक, कथात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त यात्रा वृत्तांत की शैली का एक उदाहरण है, जैसे 1 बजे के करीब हम डांडे के किनारे पर आए। वहां से हमें दूसरी ओर जाना था। एनला, ला माने दर्रा माने जो दो पहाड़ों के बीच में मिलाने वाला दर्रा पर बड़ी मानी थी। दूसरी ओर पहुंचते ही सीधी उतराई थी। थोड़ा नीचे उतरकर जंगल आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ और गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए। जितने ही हम नीचे उतरते गए उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी अब चलने में कमजोर न था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्दी लौटना था, इसलिए हम खूब तेजी से उतर रहे थे। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है तो यात्रा वृत्तांत का भाषा यात्रा वृत्तांत विद्या के अनुकूल, सरल, रोचक, प्रसंगानुकूल, भावानुकूल, स्वाभाविक, सजीव है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अब हम छोटे प्रश्न और जैसे लघु प्रश्न है, चरवाहों की संस्कृति के रूप में लेखक ने किस लोक संस्कृति को व्यंजित किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक को अपनी तिब्बत यात्रा के लिए एक चरवाहे की एक बस्ती से गुजरना था और वहां से मक्खन लेना था। इस संदर्भ में उसने अपने यात्रा वृत्तांत में चरवाहों की संस्कृति के रूप में मेहमान को देवता समझने वाली लोक संस्कृति को व्यंजित किया है। क्या है? मेहमान को लोक संस्कृति यानी देवता के समान समझते थे, तो उसका वर्णन किया लेखक ने यहाँ।
जिस समय लेखक अपने साथी के साथ चरवाहों के डेरे में पहुंचा, उस समय वहां जामो गाय और चमरे मृग से उत्पन्न मादा दूही जा रही थी, यानी उसका दूध निकाला जा रहा था। गृह स्वामी लकड़े के छोटे से बर्तन में दूध दूह कर ला रहा था और गृह स्वामिनी माने उसकी पत्नी गायों के लिए चारा तैयार कर रही थी, यानी चारा डाल रही थी। वहां गायों का दूध दूहने के समय गायों के आगे खाने की किसी न किसी वस्तु को रखने की परंपरा है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भी दूध निकालते हैं तो गाय भैंस के सामने चारा डालते हैं ताकि वह चारा खाती रहे और दूध देती रहे। तो आगे है, डेरे वालों ने उन्हें देखकर उनकी खूब आवभगत की। वहां पहुंचते ही उन्होंने लेखक से दूध पीने को कहा, परंतु लेखक ने छाछ पीना पसंद किया और इसके बाद उन्होंने उनसे भोजन करने का आग्रह किया। लेखक ने आगे रास्ते में न मिलने के कारण उनका निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया तो डेरे वाले ने उनके लिए चावल और तरकारी माने सब्जी बनाई। तो उन्होंने लेखक और उसके मित्र के लिए मक्खन भी तैयार करके दिया। तो इस प्रकार उनकी लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखक का प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो तिब्बत के पर यात्रा वृत्तांत के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक को पर्वतीय प्रकृति विशेषकर हिमालय की प्रकृति का विशिष्ट ज्ञान। लेखक ने इस वृत्तांत में हिमालय की प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्र अंकित किया है। लेखक ही वहां के वृक्षों, पक्षियों के कलरव आदि का चित्र अंकित करते हुए कहता है कि विशालकाय वृक्षों के बीच रास्ता बड़ा सुहाना मालूम होता है और जंगली पक्षियों की मधुर शब्द कर्णगोचर हो रहे थे। बीच बीच में दोनों बाटियों, यानी बाटिया माने तिब्बत की भाषा में बात करते हैं और कभी स्ट्रॉबेरी चुनते हैं, यानी खाने की होती है, स्ट्रॉबेरी खाते हैं। कभी जोकों से पैर बचाते आगे बढ़े रहे थे। तो इस प्रकार जंगलों और खेतों का चित्रण लेखक ने इस प्रकार किया। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आंखों से ओझल हो गया और चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी देर में पके जो गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए। जितना ही हम नीचे जाते थे उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। और कहीं कहता है कि मकई एक एक बिलात की है। ये प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन है। इसी प्रकार लेखक नदी किनारे पर हरियाली का भी वर्णन करता कहता है कि अमकाली नदी के ऊपरी भाग में धीरे धीरे नदी की धारा की ऊंचाई के साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सभी जगह जंगल तो नहीं था किंतु नंगा पर्वत कहीं न था, यानी कि जंगल भी नहीं था और नंगा पर्वत भी नहीं था, यानी कि वनस्पतियां थी। इस प्रकार लेखक के द्वारा प्रकृति का वर्णन यथातथ्य किया गया है। तो साहित्य की दृष्टि से प्राकृतिक चित्रण आलम्बन रूप में, यानी कि स्वाभाविक रूप में प्रकृति का चित्रण कहलाता है। ये आलम्बन रूप। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।